हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस क्लास के अंदर। तो इससे पिछली दो क्लासेस में हमने मोशन को जो है ख़त्म कर लिया है। उसके थोड़े से हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं साथ साथ में, और थ्योरी जो है वो हम सारी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो है आपका एक्सेलरेशन से जुड़े हुए दो तरीके के मोशन हमने पढ़े हैं। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, एक समान गति हो जाती है। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो तो गैर एक समान गति रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका वो कहलाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देखिए दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन फिक्स रहे थ्रू आउट द मोशन, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं, और या फिर एक्सेलरेशन बदले तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं। हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी थी, जो आप हमने देखी थी किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन फिक्स है, ए जो है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो जो हमने कल इक्वेशन ऑफ मोशन पिछली वीडियो में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, वो केवल और केवल किस मोशन के लिए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर एक्सेलरेशन बदलेगी तो वो इक्वेशंस आपकी नहीं यूज हो सकती हैं। ठीक है जी, उस फिर वैसे क्वेश्चंस को हम और तरीके से डील करते हैं, पर वो आपका थोड़ा हाई लेवल में चला जाता है, उसको हम यहाँ पे बात उसकी नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर हमने देखा था कि जो ये इक्वेशंस हैं वो कैसे बदलती हैं जब हमारा मोशन वर्टिकल हो जाता है, मतलब यहाँ तो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है या फिर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है। ठीक है, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर गिर रही है, सॉरी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी खुद ब खुद अपना काम करेगी। तो उस केस में आप उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम उसको कहते हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु हम उसको कहते हैं, उसमें ग्रेविटी अपना काम कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, उनके अंदर हम यू को जीरो डाल देते हैं और ए को डाल देते हैं जी के बराबर। इसमें जी पॉजिटिव है, जी को हमने प्लस लिया है, क्यों? क्योंकि बॉडी भी देखिए ऊपर से नीचे गिर रही है और ग्रेविटी भी बॉडी को ऊपर से नीचे खींच रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी और आपने सेम ही दिशा में काम किया है, इसलिए जी पॉजिटिव। पर अगर बॉडी को ऊपर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो देखिए ग्रेविटी तो बॉडी को नीचे खींच रही है, आपने उसको ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो इस केस में हम जी को लेते हैं नेगेटिव। और ध्यान रहे, इस प्रकार के मोशन में, इस प्रकार की गति में इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए किसी बॉडी को नीचे से ऊपर जाना है तो आपको उसको धक्का देना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको उसको कुछ देनी पड़ेगी। अपने आप कोई बॉडी जो है वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, ऊपर से नीचे आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम ऊपर से नीचे ही करती है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव माइनस जी होगी, जो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। और दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। कौन सी फाइनल वेलोसिटी? जो कि आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है। तो जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपने पहुंच जाती है, उसके बाद देखिए वो वापस आएगी, तो उस टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाएगी, कुछ सेकंड के लिए या सेकंड से भी कम के लिए जीरो होगी। एक बार देखिए ऊपर जाके रुकेगी, तभी तो फिर ऊपर से नीचे आएगी ना। अगर उसकी वेलोसिटी देखिए चेंज होती जा रही है, ठीक है, जीरो हो ही नहीं रही, फिर तो वो आगे 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 जाती रहेगी, कभी वापस ही नहीं आएगी अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान रखिए, वेलोसिटी जो है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमने डिटेल में जो है प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप थ्योरी वाली वीडियोस को दोबारा देखें और फिर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो आज की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी करने हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं और कुछ उससे मिलते जुलते, या कुछ आपके जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ द सर्कल वुड बी। एक कण श्रिजा आर के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा? तो देखिए, इसमें आपको पहले आंसर नहीं देखना है, कोशिश करेंगे खुद करने की। तो बोल रहा है कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कैसे पाथ में मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो ये इसका ओ है, बोल रहा है उसका रेडियस है आर। तो वो बोल रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, विस्थापन बताना है, कब? आफ्टर हाफ द सर्कल इज कंप्लीट। मतलब कि अगर मान लीजिए बॉडी ने यहाँ से मूव करना शुरू करा ए से, तो अब उसने आधा सर्कल, सेमी सर्कल ट्रेवल कर लिया, यानी इधर बी पे पहुंच गई है बॉडी।
तो ये डिस्टेंस भी आपका r ही है। ठीक है, हमें क्या बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इसमें पूछी है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो आप देखिए वो दूरी कितनी है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो वो कितनी हो गई, 2r हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुई, 2r के बराबर हुई। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पाई आर मतलब आया ना, पाई आर तब होता अगर डिस्टेंस पूछा जाता। आप जानते हैं पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी में, डिस्टेंस हुआ 2 पाई आर बटे 2, जो कि हो गया आपका पाई आर। ठीक है जी, तो ये इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट है 2r और डिस्टेंस है पाई आर। पूछा हमसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, सोल्यूशंस आपके साथ साथ दिए हुए हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। एक वस्तु को यू वेग के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह अधिकतम ऊंचाई h जिस तक वह ऊपर उठेगी वह क्या है। तो देखिए कैसा मोशन है ये, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। मैंने आपको बताया था इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि आपको अगर आपको बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और उसने क्वेश्चन में बता दिया कितनी है, u है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी है, u है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें u दे दी, वो बोल रहा है कितनी हाइट h तक बॉडी पहुंचेगी। तो मान लीजिए इस हाइट तक बॉडी पहुंचती है, तो मैंने आपको बताया अगर u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो फाइनल है वो कितनी होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी, तभी बॉडी जो है फिर वापस आएगी नीचे की ओर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें लगा देते हैं। देखिए कौन सी इक्वेशन लगाएं, हम तीसरी लगाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए टाइम का जिक्र नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है, और पहली दोनों इक्वेशन में टाइम आता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या थी, जो तीसरी थी वो थी v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2as। ठीक है, जो हमने इनिशियली पढ़ी थी वो क्या थी, 2as। अब देखिए इसको हम कैसे बदलेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें आप जानते हैं v हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है वो हमें दे रखी है, एक्सेलरेशन आप जानते हैं इस केस में कितनी है, -g है। क्यों -g है, क्योंकि देखिए ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींच रही है, आप बॉडी को ऊपर भेज रहे हैं, आप उल्टा चल रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो -g हो जाएगी एक्सेलरेशन। और s क्या है, डिस्टेंस, वो क्या है, हाइट ही तो है, कितनी हाइट उसने ट्रैवल करी, वर्टिकल मोशन है ना, तो वर्टिकल मोशन में s किससे रिप्लेस हो जाता है, हाइट से। ठीक है, ऊंचाई से। तो अब देखिए सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे -g, s की जगह पे h आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया -u² इज इक्वल टू -2gh, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया u² इज इक्वल टू 2gh। उसने क्या निकालने को बोला है, उसने पूछा है h। तो देखिए यहाँ से आपका h कितना आ गया, h आ गया बराबर u² बटे 2g। ठीक है, तो h बराबर आ गया किसके, u² बटे 2g। आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो क्या चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, ध्यान रखना था कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी और एक्सेलरेशन -g होगी। गड़बड़ बच्चे किस में कर देते हैं, इसको लेने में कर देते हैं -g को। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, आप देख सकते हैं बाद में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी की जो संख्यात्मक अनुपात होता है वह कैसा होता है। कहने का मतलब है वो बोल रहा है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की रेशो है वो कैसी होती है। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 के बराबर, हमेशा 1 से अधिक, 1 के बराबर या उससे कम। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी मूविंग होती है, जब भी कोई बॉडी चल रही है, ठीक है,
तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ठीक है। और मूविंग बॉडी के लिए आप जानते हैं, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा तो हो नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है ना। डेफिनेशन, परिभाषा क्या बोलती है विस्थापन की? डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा ही ये बोलती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है दो पॉइंट्स के बीच में। तो या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर होंगे, कब होंगे? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। या फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज बी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है डिस्टेंस के। अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस से, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट रहेगी? नहीं। मतलब कि आपने डिस्प्लेसमेंट से छोटा कोई और डिस्टेंस आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमने पढ़ा क्या है, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा ही ये बोलती है कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी हाल में, किसी भी केस में डिस्टेंस से बड़ा तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, जो ये रेशो रहेगी हमेशा, फिर ये या तो वन होगी या फिर वन से कम होगी हमेशा। वन से बढ़कर ये कभी नहीं हो सकती। अगर ये रेशो देखिए वन से बड़ी हो गई, तो कहने का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया डिस्टेंस से। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इन नो केस, दुनिया का कोई भी केस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो जाए, क्योंकि परिभाषा ही डिस्प्लेसमेंट की बोलती है कि आई एम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं सबसे छोटी दूरी हूँ। तो अगर वो सबसे छोटी दूरी है, तो वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो अनुपात रहेगा डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का, विस्थापन और दूरी का, ये हमेशा एक के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। इक्वल और लेस देन वन, इक्वल कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। कब? जब बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। सिर्फ वो केस है जिसमें इक्वल हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा डिस्टेंस से, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, पर जीरो वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका डी रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन इट मूव्स विद, वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो वस्तु गति कैसी कर रहा है? तो देखिए, कहने का मतलब है, वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि जो एस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के स्क्वायर के, ठीक है। किसके बराबर है? टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसा मोशन है? अगर आपको याद हो, जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें मैंने आपको बताया था, अगर u जीरो हो जाए, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, तो ये कैसा बन जाएगा? अगर u जीरो हो गया, मान लीजिए u इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, या हाफ जी टी स्क्वायर लिख दें सीधा, ठीक है। मतलब बॉडी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे गिर रही है। तो उस केस में हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये कैसा मोशन है? ये कैसे मोशन का एग्जांपल है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है? ये किसका केस है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशंस केवल और केवल कैसे मोशन पे वैलिड है। आप किस मोशन पे इन इक्वेशंस को लगा सकते हैं? सिर्फ उस पे लगा सकते हैं जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो। और देखिए, इसमें भी एक्सेलरेशन फिक्स है, जी है, जिसकी वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अर्थ के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, देखिए, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं लगेगी, ना तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के केस में लगेगी, ना डिक्रीजिंग में, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन फिक्स्ड नहीं रहेगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो देखिए क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में तो एक्सेलरेशन ही जीरो है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ही जीरो होती है। तो उस केस में तो जो आपकी वेलोसिटी होती है, वो बराबर होती है किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम के।
डिस्टेंस बटे टाइम के बराबर होती है। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, v इंटू टी के बराबर होता है। मतलब डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ना कि टी स्क्वायर। टी स्क्वायर किस केस में होता है, इस केस में होता है जब यूनिफॉर्म जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन हो यूनिफॉर्म। यानी कि ये केस कौन सा है, बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, आंसर को बाद में। क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। एक वीटी ग्राफ दिया गया है, उसमें से बोल रहा है क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम। आंसर देख लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं। ठीक है, ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम। तो इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है, और ऐसा ग्राफ कौन सा होगा जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही, मतलब वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी फिक्स मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो कैसा मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, इसमें आपकी कौन सी होगी, एक समान गति, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, मान लीजिए एक लड़का एक मैरी गो राउंड पर सवारी का आनंद ले रहा है जो 10 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति से चल रही है। इसका मतलब यह है कि लड़का, बताइए भाई ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। मैरी गो राउंड आप जानते हैं गोल गोल घूमता है, और वो बोल रहा है कैसे गोल गोल घूम रहा है, सेम उसकी स्पीड रह रही है, स्पीड उसकी नहीं बदल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से वो घूम रहा है लड़का। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से वो घूम रहा है, तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल भी नहीं। यही बात मैंने आपको समझाई थी जब मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो असल में कैसा मोशन है, असल में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें देखिए वेलोसिटी तो बदल रही है ना, चाहे स्पीड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है। ठीक है, टेंजेंट के अलोंग है डायरेक्शन हर पॉइंट में। तो ये एग्जाम्पल किसका है, मूविंग इन एक्सेलरेटेड मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन एक्सेलरेटेड मोशन मूविंग विद नो एक्ट। तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, रेस्ट पे तो बिल्कुल नहीं है, चल तो रही है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन इसमें होती है, हमने पढ़ी थी कौन सी होती है, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो कि बराबर होती है v² बटे r के। ठीक है, तो ये किस में मूव कर रही है, एन एक्सेलरेटेड मोशन मूव कर रही है, या फिर कह लीजिए फिक्स्ड एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं रह रही है। ठीक है, यही मोस्टली बच्चे डी मार्क करके आएंगे, वेलोसिटी सेम नहीं रह रही है। क्यों, क्योंकि देखिए स्पीड चाहे नहीं बदल रही है पर डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी को बदलने के लिए दोनों में से एक भी चीज अगर बदल जाए या फिर दोनों भी बदल जाए तो वेलोसिटी आपकी बदल जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी आंसर आपका इसमें सही रहेगा। आप बाद में रीजन जो है वो पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 कार्स A, B, C एंड D आर मूविंग ऑन लेवल्ड रोड्स, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है 4 कारें चल रही हैं, उनका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दिखाएं। भाई ग्राफ कहाँ है, अच्छा नीचे ही है ग्राफ, चलो यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया है A का, B का, C का और D का। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो देखिए ये रहा A, ठीक है, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। तो अब देखिए सबसे पहले आप जानते हैं जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप से आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलती है, हमने पढ़ा था ये। देखिए ऐसे याद रखिए क्या होता है, डिस्टेंस होता है, फिर वेलोसिटी आती है या कह लीजिए स्पीड आती है, और फिर एक्सेलरेशन आती है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इससे उल्टा चलोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है। ठीक है जी, तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है
तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या देती है, स्पीड देती है, ठीक है। और स्लोप क्या है, ढलान, ठीक है। क्या है स्लोप, ढलान। तो ढलान देखिए कैसी होती है, मतलब कि ढलान को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, tan थीटा की मदद से। और थीटा क्या है, एंगल जो लाइन बना रही है किसके साथ, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, जो B है वो सबसे छोटा एंगल बना रहा है, फिर A, फिर D और लास्टली C, जो सबसे बड़ा एंगल है वो कौन बना रहा है, C बना रहा है। तो इट मीन्स C को चढ़ना देखिए सबसे मुश्किल है, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, और मैंने आपको बताया जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो सबसे तेज कौन चल रहा है, फास्टेस्ट कौन चल रहा है, C चल रहा है। और सबसे स्लोएस्ट कौन चल रहा है, सबसे कम स्लो, B चल रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, C फास्टेस्ट है, B स्लोएस्ट है, याद रखिए। ऑप्शन बोल रहा है कार A इज फास्टर देन कार D, कार B इज द स्लोएस्ट, कार D इज फास्टर देन कार C, या फिर कार C इज द स्लोएस्ट। भाई दोबारा देखना पड़ेगा, मैं भूल ही गई क्या था। फास्टेस्ट कौन है, C है, और स्लोएस्ट कौन है, B है। तो आपका आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। कार B इज स्लोएस्ट, सबसे कम गति से कौन चल रहा है, कार B सबसे धीमी है। कार A इज फास्टर देन कार D, चेक करो क्या है ऐसा, कार A इज फास्टर देन कार D, गलत। D का स्लोप A से ज्यादा है, तो D फास्ट है A से, तो A ऑप्शन आपका गलत हो गया। C ऑप्शन देखो, कार D इज फास्टर देन कार C, कार D इज फास्टर देन कार C, क्या ऐसा है, नहीं, C तो सबसे तेज है क्योंकि इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ये C ऑप्शन भी आपका गलत है। डी ऑप्शन क्या है, कार C इज द स्लोएस्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कार C की स्लोप सबसे ज्यादा है, ये तो फास्टेस्ट है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, बी है, कार B इज स्लोएस्ट, क्योंकि इसकी स्लोप सबसे कम है, ठीक है जी। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछ रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं, मुझे लगता नहीं है इसमें किसी को कोई डाउट होगा। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, जिसमें इक्वल इंटरवल कवर हो रही है इक्वल टाइम में, तो उसका ग्राफ आपका कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका इसमें करेक्ट हो गया। देखिए बी और सी दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड कम हो रही है। और अगर बात करें इसकी, ये तो बॉडी एट रेस्ट है, इसमें बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, स्पीड डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया। आइए 10th क्वेश्चन देख लीजिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है वेग और समय के ग्राफ की ढलान आपको क्या देती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या स्पीड। आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी बटे टाइम, और वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, त्वरण दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal। कह रहा है गति के निम्नलिखित में से किस मामले में चली गई दूरी और विस्थापन का जो परिणाम है वो क्या है, बराबर है। कह रहा है किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इफ कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, इफ कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में बराबर हो सकते हैं, और वो कब होता है, जब बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ए होगा, अगर कार सीधी सड़क पर चल रही है। देखिए अगर बी केस है, कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। देखिए इसमें जैसे हमने वो सेमी सर्कल वाला भी एग्जांपल करा था कि अगर वो ए से बी जा रहा है, तो देखिए डिस्टेंस तो हो गया पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो गई 2r, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए पूरा सर्कल कंप्लीट करके अगर वो यहीं पे आके खड़ा हो गया, तो देखिए इस केस में डिस्टेंस तो हो गया 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। तो सर्कुलर पाथ में तो ऐसा नहीं है। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, कह रहा है एक पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो चल रहा है, तो देखिए पेंडुलम भी जो है वो ऐसा मोशन करता है,
टू एंड फ्रो सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो इस केस में भी डिस्टेंस तो देखिए कर्व्ड है पर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इसमें भी जो है वो बराबर नहीं है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो फिर से सर्कुलर पाथ का ही एग्जांपल है, इलिप्टिकल पाथ का। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा, ये केवल और केवल किस में होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने वैसे भी आपको कितनी बार ये बात बता दी है, रटा दी है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो केवल उसी केस में बराबर होते हैं जिसमें बॉडी मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में। ठीक है जी, चलो तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन से जुड़ी हुई। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर A car starts from rest and accelerates uniformly for 8 seconds. It reaches a final speed of 16 मीटर पर सेकेंड। अगर क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखूंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं रीड अच्छे से कर देती हूँ। वो बोल रहा है कार रेस्ट से चल रही है, रेस्ट से शुरू हो रही है, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, रेस्ट से चल रही है, आराम से शुरू हो रही है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 8 सेकेंड्स। कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी कितने समय के लिए, 8 सेकेंड के लिए। तो टाइम दे दिया 8 सेकेंड। इट रीचेज अ फाइनल स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइनल स्पीड जो है उसकी 16 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है निकालने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आप जानते हैं, हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है v माइनस यू बटे टी के। तो डाल दो वैल्यूज, v क्या है 16 है, u क्या है 0 है, टाइम क्या है 8 है। तो कितना हो गया 16 बटे 8, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपकी निकल आई क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, और कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव कब होती है, जब स्पीड क्या हो रही हो, जब स्पीड हो रही हो कम। ठीक है, चलो आगे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज वेलोसिटी क्या है कार की, तो भाई एवरेज वेलोसिटी कार की कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 16 है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देखिए किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है, हमने अभी पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पर अगर इनिशियल और फाइनल स्पीड दी हो तो याद रखिए एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, फाइनल कितनी है 16 है, अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी कितनी निकल के आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई। ठीक है, कार की औसत स्पीड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब बोल रहा है डिस्टेंस निकालो। तो आप जानते हैं जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड कर लो या फिर जो है थर्ड कर लो। ठीक है, कोई भी कर लो, दोनों चल जाएंगी। ठीक है, सेकंड कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो ये चीज तो जीरो ही हो गई क्योंकि यू जीरो है। ठीक है, एस आपको निकालना है, एस इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन आपने अभी निकाली 2। ठीक है, टी स्क्वायर, टाइम दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, 8 का स्क्वायर 64। तो डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 64 मीटर, 64 मीटर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन किससे जुड़ा है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, कैसे आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, बाद में आपको ये मिल जाएंगे तो आप इसमें फिर क्लियरली पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ कार कैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 400 मीटर इन 16 सेकेंड। वो बोल रहा है गाड़ी है जो रेस्ट से शुरू हुई है। तो देखिए अगर गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई तो इसमें उसने आपको इनडायरेक्टली क्या बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, रेस्ट से शुरू हुई और कितना उसने ट्रेवल करा, डिस्टेंस दे दिया उसने 400 मीटर। 400 मीटर चली कितने समय में, 16 सेकेंड में। ठीक है, अब बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बोलती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए तीनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, पर वही यूज करेंगे ना जिसका आपको डेटा दिया हुआ होगा।
तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन का मेरे को यूज करना है। ठीक है, तो अब आपने इसमें एस को डाल दिया 400, यू तो जीरो है तो ये वाली टर्म तो जीरो ही होगी पूरी। ठीक है, और हाफ ए आपको निकालना है, टी आपको दिया है 16 का, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सेलरेशन हो गई 400 इंटू 2/16 तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास निकल आता है कुछ 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने यहाँ पे यूज करा। ठीक है, कौन सी यूज करनी है आपको देखना है। अब देखो ना, जो ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली, क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ इसमें? नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को इसमें दो चीजें नहीं पता, ना तो मेरे को v पता है ना मेरे को a पता है। तो मैं कैसे एक इक्वेशन से, देखिए आप एक ही चीज निकाल सकते हैं ना, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल सकते हैं, दो तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो तीसरी इक्वेशन थी वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इसमें भी आपको दो चीजें नहीं पता है, v भी नहीं पता है और a भी नहीं पता है, तो इसको भी आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो बची कौन सी, दूसरी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन आपको कहाँ यूज करनी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। चलो, कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द कार। अब एक्सेलरेशन आपके पास आ गई, फाइनल स्पीड निकालनी, किसी में भी डाल दो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल देते हैं ज्यादा इजी है। तो v निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u जीरो हो गया, एक्सेलरेशन 3.1 है और टाइम आपके पास कितना है, कितने सेकंड है, टाइम 16 सेकंड। तो ये निकाल लो मल्टीप्लाई करके, 4 पॉइंट समथिंग आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 के अराउंड, 49 के अराउंड आपका आंसर आएगा। उसके बाद देखिए, हाउ फास्ट इज द फाइनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जो ये स्पीड निकल के आई है, ठीक है, वो कितने में आई है, वो आई है आपकी निकल के मीटर पर सेकंड में। यूनिट हमारे मीटर पर सेकंड ही चल रहा है इसमें। अब बोल रहा है इसको निकाल लो किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे लगता है ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से ही करते आए हैं, नहीं पता है तो मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। ठीक है, जब हमें किसी स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करोगे? देखो, किलोमीटर को बदलना है मीटर में, आवर को बदलना है सेकंड में। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिख सकती हूँ। एक ही बात है। किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो, मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 72 इंटू 1000 मीटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, एक घंटा है, 1 आवर। आवर को सेकंड में कैसे बदलते हो, तो आपको पता है एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18 से। तो याद रखिए, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है किससे, 5/18 से। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। तो जैसे यहाँ पे 72 था तो 72 इंटू 5/18, तो ये कितना हो गया आपका 18, 18 फोर हो गया ना, ये 420, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। 72 किलोमीटर पर आवर जो है आपका वो कितना बन गया, ये आपका बन गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ही अगर आपको इससे उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड से जाना हो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, मान लीजिए आपको 40 मीटर पर सेकंड को, सॉरी भाई, मान लीजिए आपको 40 मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। क्या मैं 40 मीटर पर सेकंड को लिख सकती हूँ 40 मीटर बटे 1 सेकंड? वही बात हुई भाई, 1 मिनट देना प्लीज, थोड़ा अर्जेंट कॉल है। हेलो, हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ जी, सॉरी भाई, थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गई थी, आ जाओ।
40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आपको बदलना है, तो 40 मीटर बटे 1 सेकंड आप इसको कर सकते हो। तो देखो मीटर को बदलना है किलोमीटर में, सेकंड को बदलना है आवर में, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हो, डिवाइडेड बाय 1000 करते हो, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 40 बाय 1000 किलोमीटर हो गया। और सेकंड को आवर में कैसे बदलते हो, तो 1/3600 हो जाएगा आवर, ठीक है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 40/1000 इंटू 3600/1। तो जब आपको किसी भी क्वांटिटी को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से, उल्टा कर दोगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से। तो यहाँ पे आपके पास 40 है, तो 40 इंटू 18/5 हो गया 18 देख लो कितना हो गया 4, और ये हो गया आपके पास 8 और 6 144, ठीक है। हाँ ठीक करा ना मैंने, हाँ 144 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है कि जो गति आपने निकाली है मीटर पर सेकंड में उसको बदलिए किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 18/5 से। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है स्पेस रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 160 मीटर पर सेकंड इन 4.5 सेकंड। भाई ये क्वेश्चन अब आप खुद से देखेंगे, ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसमें उसने वही बोला है कि रेस्ट से चली, यानी कि 0 उसकी इनिशियल स्पीड थी, फाइनल स्पीड आपको दे दी है 160 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी आपको दे दिया 4.5। तो एक्सेलरेशन निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, फाइनल भी दिया है और टाइम भी दी है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस पूछा है, और उसके बाद पूछी है जो फाइनल स्पीड, उसको बोल रहा है बदलो किलोमीटर पर आवर में। तो फाइनल स्पीड 160 मीटर पर सेकंड है, उसको फिर बदलने के लिए बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से आप जानते हैं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 18/5 करते हैं, तो इसको तो हम कर ही सकते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। तो 160 इंटू 18/5 आप कर देंगे तो आपके पास किलोमीटर पर आवर में फाइनल स्पीड निकल आएगी। तो ये कितनी होगी 532 इंटू 18, तो जो भी आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में होगी, ठीक है जी। चलो तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इसमें अब कुछ है नहीं है इतना। आ जाओ, अब क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड वर्टिकली इनटू अ लेक, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द स्टोन एट द इंस्टेंट इट एंटर्स द वाटर। तो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख लेना, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोल रहा है साइक्लिस्ट ओवरटेकिंग अनदर बाइक इंक्रीजेस स्पीड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 4.2 मीटर पर सेकंड टू 6.3 मीटर पर सेकंड ओवर टाइम इंटरवल ऑफ 5.3 सेकंड। तो इसमें बोल रहा है एक साइक्लिस्ट है, उसने ओवरटेक करना है एक बाइक को, तो उसकी इनिशियल स्पीड उसने दे रखी है आपको कितनी है 4.2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड दे रखी है कितनी 6.3 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में उसने ये स्पीड अपनी बढ़ाई वो भी दे दिया 5.3 सेकंड, ठीक है। इतने टाइम में इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। तो वो बोल रहा है सबसे पहले कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है साइक्लिस्ट की। तो देखिए आप यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, ठीक है। v आपको दे रखा है 6.3, u दे रखा है 4.2 प्लस a टाइम दे रखा है 5.3। तो यहाँ से आप इसको इधर लेकर आए, माइनस करें, डिवाइड कर दें 5.3 से, आपके पास a निकल आएगा कितने में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि बाकी सब चीजें मीटर पर सेकंड में है आपकी, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी, उसके बाद बोल रहा है हाउ फार डज द साइक्लिस्ट ट्रेवल, अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो देखिए आपके पास एक्सेलरेशन आ गई, बाकी सब चीजें भी हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे सेकंड इक्वेशन यूज करो चाहे थर्ड इक्वेशन यूज करो, डिस्टेंस निकाल लो, दोनों में ही डिस्टेंस आता है, तो किसी का भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि सब चीजें हैं, अब तो आपके पास बस डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन का यूज करके डिस्टेंस निकाल लो। और फिर पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, एवरेज मैंने आपको बताया था कैसे निकाल सकते हैं v प्लस यू बाई 2 करके, या u प्लस वी बाई 2 करके,
तो वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाली हुई है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कार इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट 75 किलोमीटर पर आवर इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट द मोटरिस्ट हैज टू ब्रेक टू सडन स्टॉप। वो कह रहा है कि एक कार है, वो चल रही है स्ट्रेट रोड पे 75 किलोमीटर पर आवर पे, सामने एक्सीडेंट ना हो तो एक मोटरसाइकिल वाला जो है उसको ब्रेक लगानी है। ठीक है, मोटरिस्ट हैज टू ब्रेक टू अ सडन स्टॉप, व्हाट इज द कार्स इनिशियल स्पीड। यहाँ पे मोटरिस्ट कार वाले को कह रहा है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको ठीक भी कर दूंगी क्वेश्चन में। कार वाला यहाँ पे कार राइडर है। ठीक है, बाइक, या तो वहां बाइक लिखा होता है या फिर यहाँ पे कार राइडर लिखा होता है, पर ये किसकी बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द कार्स इनिशियल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो निकालनी है। द कार हैज एन हाउ फार डज इट ड्राइवर नोटिस द डेंजर। नहीं नहीं, दो चीजें हैं भाई, कार है और बाइक है। ठीक है, दो चीजें हैं, कार है और बाइक है। कार की स्पीड वो बोल रहा है कितनी है, 75 किलोमीटर पर आ रहा है, और सामने एक बाइक है जिसको कि ब्रेक लगानी है। मतलब बाइक की इनिशियल फाइनल स्पीड दे दी 0, तो वो बोल रहा है पहले कार की इनिशियल स्पीड निकालो कितनी होगी। ठीक है, फिर उसने दे दिया रिएक्शन टाइम ऑफ मोटरिस्ट। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कितने टाइम में 0 स्पीड आ गई, तो वो उसने दे दिया आपको 0.5 सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस डज द कार ट्रेवल व्हाइल द ड्राइवर इज रिएक्टिंग to apply the brakes. Once the brakes are applied, the car has acceleration of -6 meter per second square. How far does the car travel up pulling? तो देखो, फर्स्ट पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है, कार इज ट्रेवलिंग अलोंग कार इनिशियल स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इनिशियल स्पीड आपकी कितनी होगी, इसमें टाइम भी नहीं दिया है, एक मिनट रुकना भाई। कार्स इनिशियल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करके फिर नोट्स में डाल देती हूँ दोबारा। ठीक है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक करके फिर आपको नोट्स में इसको करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, अभी के लिए इस पे टाइम जो है वो हम नहीं, क्योंकि इसमें कुछ गलत है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड व्हेन ही passes a stationary bus. The bus starts moving just as the cyclist passes and accelerates at 1.5 meter per second square. When does the bus reach the same speed as the cyclist? How long does the bus take to catch the cyclist? What distance has the cyclist traveled before the bus catches? तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब कि कितनी स्पीड से चल रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन 0 है साइकिलिस्ट की। कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड नहीं बदल रही है। उसने जो है एक खड़ी हुई बस को पार कर लिया। अब जैसे ही उसने पार करा, फिर जो बस है उसने भी चलना शुरू कर दिया, और कितनी एक्सेलरेशन से उसने चलना शुरू करा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो भैया आपका साइकिल वाला है और दूसरा आपका बस वाला है। ठीक है, तो जो साइकिल वाला है उसकी तो एक्सेलरेशन 0 है और स्पीड आपको उसमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। और जो बस वाला है उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, पहले रेस्ट पे खड़ी थी। ठीक है, और उसकी आपको एक्सेलरेशन दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो कह रही है व्हेन डज द बस रीच द सेम स्पीड एज द साइकिलिस्ट। तो बस को कितनी स्पीड पे आना है, 12 पे। इसकी साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है, 12 है। तो वो कह रहा है कितने टाइम में बस साइकिलिस्ट की स्पीड पे आ जाएगी। तो मतलब कि बस की जो स्पीड हमें चाहिए वो कितनी चाहिए, 12 चाहिए, साइकिल की स्पीड वाली। एक्सेलरेशन आपको दे रखी है, टाइम पूछा है कितने टाइम में आ जाएगी। तो देखिए आप जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगा दीजिए। ठीक है, v पता है 12, u पता है 0, a पता है 1.5, t निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपके पास 12/1.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120/15, तो ये आपका हो गया 8 सेकेंड।
ठीक है। तो 8 सेकंड में बस की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। देखिए इसकी तो बदल ही नहीं रही ना, इसकी स्पीड तो 12 ही रह रही है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है साइक्लिस्ट की। ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू कैच द साइक्लिस्ट, मतलब कि बस ने जो है कितने समय में साइक्लिस्ट को कैच करा। ठीक है, बस ने कितने समय में साइक्लिस्ट को कैच करा। अब देखिए इसने कितने समय में साइक्लिस्ट को कैच करा होगा, जब साइक्लिस्ट ने इसको पार कर लिया, ये बस थी, ठीक है, साइक्लिस्ट ने इसको पार कर लिया, इसने फिर चलना शुरू करा। तो अब देखिए साइक्लिस्ट भी चल रहा है आगे अपनी स्पीड से 12 मीटर पर सेकंड से, और ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जो एस है वो बराबर होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर है बस के लिए। ठीक है, तो आप देखिए कि इसने जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है। देखिए जो ये कब मिलेगी उससे, जब इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा जितना साइकिल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखिए साइकिल वाला तो चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसका डिस्टेंस तो हो जाएगा 12 इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया। तो जो एस है वो बराबर है किसके, 12t के, इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है, 0 है, हमने देखा है जो बस है वो तो रेस्ट से शुरू हुई, तो बस का यू तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 ही होगी। हाफ एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 1.5 टी स्क्वायर, यहां से टी निकाल लो, मतलब कि कौन से टाइम पे ओवरटेक करा वो तुम्हारे पास निकल आएगा। टाइम निकल आया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे निकल डाल देना, डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास जो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15/20, तो ये हो गया 3/4 यानी कि 0.75 टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपकी बन जाएगी, इसको आप क्वाड्रेटिक छोड़िए, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12/3/4, तो इंटू 4/3 इज इक्वल टू टी, तो 16 सेकेंड बाद बस ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, देखिए क्या करा हमने, हमने इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिल को बराबर कर दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस के। जब वो दोनों बराबर होंगे तभी तो बस ने ओवरटेक करा होगा ना साइकिल को। ठीक है, उसको कैच कर लिया होगा, तो टाइम आ गया 16 सेकेंड, मतलब 16 सेकेंड बाद दोनों बस और साइकिल एक हो गए। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे डाल दीजिए 16 सेकेंड, तो 12 इंटू 16 जो है उस डिस्टेंस पे यानी 192 मीटर पे जो है वो बस और साइकिल मिल जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, वॉट डिस्टेंस हैज द साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड बिफोर द बस कैचेज अप, 192 मीटर, वही हमने अभी निकाला। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा, बाकी भी आप इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन का मेरे को डाउट है, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चेक करके ये आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, अब एक आता क्वेश्चन कोई फ्री फॉल का देख लेते हैं। वैसे अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो फ्री फॉल के क्वेश्चन भी आप आराम से कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, इट इज सीन टू हिट द ग्राउंड बिलो आफ्टर 3 seconds, डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिफ, कह रहा है ऊपर से नीचे गिराया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इट इज सीन टू हिट द ग्राउंड बिलो आफ्टर 3 seconds, कह रहा है 3 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुंच गई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। आप जानते हैं इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ये मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में कि जब फ्री फॉलिंग होती है बॉडी, आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, आपने बस छोड़ दी बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो u आपको दे रखा है, t आपको दे रखा है कितना, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड में गिरी है पूरे नीचे। v आपको निकालना है, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है g कितनी। अब इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देखिए जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो आपने भी उसी डायरेक्शन में काम करा जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी बॉडी को ऊपर से नीचे खींच रही है और आपने भी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका, तो जी किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया, प्लस के। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अगर उल्टा होता तो नेगेटिव होती। ठीक है,
तो डाल दो भाई, आप आंसर निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसमें यूज कर सकते हो? आपको क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो देखिए u तो 0 है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू जी टी है 10 इंटू टी कितना है 3 है, तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी जो है आपकी 30 होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं डिटेल्ड सोल्यूशन, कोई डाउट के लिए तो। चलो नेक्स्ट बोल रहा है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 25 मीटर। फ्रीली फॉल करने का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था, स्वतंत्र तौर से वस्तु नीचे गिर रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने जस्ट उसको छोड़ दिया, वो अपने आप गिर रही है ग्रेविटी के अंडर। फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वैसे ही होगा ये क्वेश्चन, मैं करूंगी नहीं, आप खुद करेंगे। टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम उसको लगा, ये भी आप खुद जो है करेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम ऊपर करके आए, ठीक है, इसमें भी यू जो है आपकी 0 रहेगी। अब बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कुछ डिफरेंट हो गया, अब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है, इसमें हमने बॉडी को कैसे फेंका, ऊपर से नीचे ही फेंका, पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे के फेंका, मतलब कि गुस्से में फेंका, धक्का मार के फेंका, तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने दी किसके बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड पे, एंड रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द फाइनल स्पीड जस्ट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल स्पीड इस केस में अब 0 नहीं है, इनिशियल स्पीड इस केस में 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपको इसमें दे रखा है 2 सेकेंड का, ठीक है, और फाइनल स्पीड आपको इसमें निकालनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है 10, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो आप डाल दीजिए, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, या यू प्लस जी टी होता है। अब इसमें u 0 नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है। 10 प्लस g कितना है, 10 है, टाइम कितना है, 2 है, तो निकाल लीजिए, 10 प्लस 20 हो गया 30। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इस केस में आपके पास, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है भाई। फाइनल वेलोसिटी आ गई, और कुछ तो नहीं निकालना, हाँ बस ये निकालना था, ठीक है। तो 30 हो गई, बाकी आप डिटेल सोल्यूशन फिर देख सकते हैं। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन ऊपर फेंक रहा है, ये बोल रहा है पर्सन थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स इनटू एयर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट हाउ हाई इट गोज। अब देखो इसमें बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब बंदा बैठा है नीचे, उसने नीचे से ऊपर फेंका बॉडी को, और आप जानते हैं जब भी बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आपकी इनिशियल स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड इस केस में उसने दे रखी है आपको कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड है। कैलकुलेट हाउ हाई इट गोज। तो मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फाइनल स्पीड है वो 0 होती है, तभी बॉडी अब वापस आएगी, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होगी तो बॉडी ऊपर 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 जाती रहेगी, और फिर फाइनली अर्थ के ग्रेविटी जोन से बाहर जाके स्पेस में फ्रीली घूमेगी। पर ऐसा तो नहीं होता ना, बॉडी ऊपर से नीचे आती है, तो मतलब फाइनल हाइट पे जो है, सॉरी हाँ, मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे जो है आपकी वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी। तो यही बस इसमें आपको ध्यान रखना है, और वही ये पूछ रहा है कि भाई ये हाइट बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम किस हाइट पे ये जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, ठीक है, और जी दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, वी कितना है, 0 है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ए है या जी है वो कितना है, -10 है, इस बात का ध्यान रखना न्यूमेरिकल में डालने से पहले, ठीक है, फॉर्मूला में डालने से पहले इस बात का ध्यान रखना। इसमें बॉडी उल्टा जा रही है ग्रेविटी के, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो जी है वो आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो वी है ये बराबर है u माइनस जी टी, या अब प्लस जी टी लिख लो, फिर जी की जगह पे -10 डाल लेना, ठीक है। पर इसका इस्तेमाल इसमें हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है। तो इसमें आपको हाइट निकालनी है ना, वैसे भी टाइम तो हमें निकालना ही नहीं है, हाइट निकालनी है। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं भाई ये भी नहीं करेंगे ना, टाइम तो पता ही नहीं है, सॉरी तीसरी करोगे, ठीक है।
तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों नहीं करी पहली दो? क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, पहली दोनों में टाइम आता है, इसीलिए नहीं करी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है थोड़ा। तो v स्क्वायर कितना है? 0 है। यू स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस 2gh। 2, अब g की जगह पे क्या आएगा? -10 आएगा, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, और h तुम्हें निकालना है तो भी निकाल लो यहाँ से। ये हो जाएगा 0 - 400, तो इधर हो गया -400 इज इक्वल टू -20h। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h हो गया 400/20। तो ये आपका कितना आ गया? 20। यानी कि मैक्सिमम किस हाइट तक ये पहुंचा? 20 मीटर की हाइट तक ये पहुंचा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा? 20 मीटर तक ये पहुंचेगा मैक्सिमम। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे फ्री फॉल के। बाकी आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, बाकी सारे मैंने डिस्कस कर ही लिए। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप देख लीजिए। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्पेशली फ्री फॉल में ध्यान रखिए कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन करा था जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे भी आ रही है पर इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन जीरो है, तो उसमें मतलब धक्का दे के बॉडी को नीचे फेंका गया। ठीक है, तो उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बॉडी को दी गई है। और जब बॉडी और उसमें याद रखिए जो जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी और आप सेम ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो जी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ग्रेविटी भी बॉडी को नीचे खींच रही है, आपने भी उसको नीचे धक्का दिया या नीचे फेंका। और जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो याद रखिए यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इस केस में जी आप नेगेटिव लेते हैं, जी का साइन ध्यान रखिएगा, अगर नहीं डालेंगे तो आंसर गलत निकल के आएंगे आपके। ठीक है, अगर जी को आप माइनस नहीं लेंगे तो आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, और जानबूझ के वो ऑप्शन में देखिए गलत आंसर जरूर देता है ताकि आपको कंफ्यूज करा जा सके। ठीक है, तो जी नेगेटिव होगा जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो जी आपका नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी उसको ऊपर से नीचे खींच रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो इस वजह से जी आप इस केस में लेंगे -10। और ध्यान रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो आपकी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो है वो मेरे को डाउट है, जो मैंने आपको पिछले उसमें कराया था पिछले डॉक्यूमेंट में, तो उसको मैं देख लूंगी। वैसे हमने सारे क्वेश्चन ही जो है वो क्लास में एक तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। मेरे को लगता है हार्डली कोई एक दो क्वेश्चन है जो आपको खुद से देखना पड़ेगा, पर इनको खुद से करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे जो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, ठीक है, यूट्यूब पे मेरी एक क्लास लगी हुई है इसकी, वो क्लास को देखना नहीं भूलना है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरी क्लास है मोशन की। ठीक है, मोशन की मेरी क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे, उसमें मैंने कुछ 10 से 12 क्वेश्चन कराए हुए हैं, 1 घंटे की क्लास है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको थ्योरी डिटेल में करा रही हूँ, क्वेश्चन भी करा रही हूँ, यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन भी कराती हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब की क्लास को प्लीज़ मिस नहीं करना है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर स्पेशली जो है वो आपके डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर को मैंने स्पेशली डिस्कस करा हुआ है, तो ये क्लास आप ज़रूर देख लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब टाइप करिए, यूट्यूब पे आप देखिए मोशन बाय युक्ति मैम। ठीक है, तो वो आपके पास वीडियो निकल आएगी, कुछ 1 घंटे की वो वीडियो है, 1 घंटे से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है। 10 से 12 क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन भी आप एक बार कर लीजिए, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपके पास बन गया, आपने सॉल्व भी कर लिए। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आज डिस्कस करा है ये तो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे। ठीक है, और पीपीटी में भी आपको याद होगा 2 क्वेश्चन मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको मैंने बोला था खुद से देखने के लिए। ठीक है, उनके सोल्यूशंस आगे करे ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सोल्यूशन नहीं करे हुए हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। पर कोशिश क्या करनी है? कोशिश आपको ये करनी है कि आपको पहले क्वेश्चन को खुद से करना है। ठीक है, खुद से उसको सॉल्व करना है,
कोई डाउट आता है तो आपको आंसर देखना है, अदरवाइज आपको जो है ऐसे नहीं करना है कि आंसर देख लिया हाँ जी हो गया। खुद का दिमाग लगाना है, तभी आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो निकलेंगे। और यकीन मानिए क्वेश्चंस आसान आते हैं। देखिए अगर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे अच्छे से तो आपका आगे का जो है चीजें आसान हो जाएंगी। अब आपको अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना अच्छे से, तो आपको फोर्स में, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे क्वेश्चंस में फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको इक्वेशंस और मोशन ही नहीं लगानी आती, आपको पता ही नहीं कब जी पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब यू को जीरो करना है, कब वी को जीरो करना है, तो अगर आपको ये चीजों का ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको अगले चैप्टर में फिर बहुत दिक्कत आएगी। मैं वही बात बोल रही हूँ, फिजिक्स में चैप्टर चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसको जो है चीजों को लिंक में पढ़ते जाना है, ठीक है। तो अब अगर ये मोशन आपको समझ में आ गया तो फोर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी फिर आपके निकल जाएंगे। पर अगर मोशन के आप क्वेश्चंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो फोर्स के भी नहीं निकलेंगे, ये बात आप लिखवा लीजिए मेरे से। और फिर आपको अगर लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ में आए तो फिर पूरी फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, इनको खुद से करिए सॉल्व, मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर ली, खुद से सॉल्व भी करिए। और जो क्वेश्चंस आपको पीपीटी में दिए हैं उनको भी करिए, और जो यूट्यूब पे मेरी क्लास है मोशन की उसको भी प्लीज देखिए जाके, ठीक है। उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आप देखिए जाके, ठीक है, हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है। तो जरूर देखना है आपको। यहाँ पे हमने मोशन चैप्टर को समाप्त कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन रहेगा, इसी से जुड़ा हुआ है। इससे अगली वीडियोस आपको उसी की देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।